दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम लोग टॉपिक डील कर रहे हैं किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज जो हर डिजीज एग्जामिनेशन पूछता भी है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। क्या है नेफ्राइटिक सिंड्रोम? जैसे आईटिक लगा हुआ है लास्ट में, मतलब कि जरूर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन से रिलेटेड होगा ही होगा। ठीक है, तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या है, इसको समझने के लिए हमको ये देखना होगा। जैसे ये किडनी है, तो किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं ना, ये अरेंज होते हैं क्या, कलेक्टिंग डक्ट में। ये लंबा सा कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है ना। अब एक एक कलेक्टिंग डक्ट में अप्रॉक्स 100 यहाँ पर नेफ्रॉन इस तरह से, यहाँ पर इधर 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 क्या होते हैं, अरेंज आते हैं। ठीक है, तो अब ये किडनी में जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम का मतलब होता है, मेन डिफिनेशन पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो एक पार्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे पहला पार्ट जो बोला जाता है नेफ्रॉन का, जिसको हम लोग बोलते हैं ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन पार्ट नहीं है नेफ्रॉन का, बोमेस कैप्सूल बोलते हैं। बोमेस कैप्सूल में होता है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बोमेस कैप्सूल के अंदर इसमें ब्लड वेसल्स का एक जाल, बंच, एक लूप बनता है इसमें बोमेस कैप्सूल के सेल के साथ। और इस तरह से इसका जो है ना, जो एफरेंट आर्टरियोल्स होता है वो 6 लोब में चेंज करता है, और एक लोब में 6 कैपिलरी होता है। तो ये गुच्छा जो बनता है ना यहाँ पे, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है, तो इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी का डिजीज होने से, ध्यान देना गौर से, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में डिजीज होने के कारण अनेकों डिजीज बॉडी में डेवलप करता है, अनेकों सिम्टम बॉडी में डेवलप होता है। इसी कंडीशन को लोग बोलते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम। जैसे कहने का मतलब ये होता है, फिर से इस बात को समझना है, ये मेन डिजॉर्डर्स जो होता है ग्लोमेरुलर साइट का है, यानी ग्लोमेरुलर कंडीशन में, यानी ग्लोमेरुलर सेल्स में, ग्लोमेरुलर लेयर में जब यहाँ पर किसी तरह का डिजॉर्डर्स होगा, जिस कंडीशन इसके वजह से नेफ्रॉन में प्रॉब्लम होगी और नेफ्रॉन के साथ साथ पूरे बॉडी में प्रॉब्लम होगी, जिस कंडीशन को लोग बोलते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम। जो कि हम पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के कई पार्ट में डिजॉर्डर्स हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या होती है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में ही प्रॉब्लम होता है। यानी कि इसमें सिर्फ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में ही डिजॉर्डर्स होती है। तो क्या क्या होंगे डिजॉर्डर्स, अब डिफिनेशन में समझ लेंगे इसमें कि द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स प्रोड्यूसेस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। दिस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस प्रोड्यूसेस वेरियस इफेक्ट इन द बॉडी नोन एज नेफ्राइटिक सिंड्रोम। यानी पहली क्या हुई, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, फिर उसके बाद क्या हुआ, कई इफेक्ट होकर के नेफ्राइटिक सिंड्रोम बनाया। यानी कि नेफ्राइटिक का मतलब है, क्या बोले थे हम लोग, इन्फ्लामेशन से आया है, यानी कि जरूर इन ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो रही है और उसके कारण ऐसा कंडीशन डेवलप हो रही है। आइए वो देखते हैं इसको कि ऐसा कौन सा कंडीशन होता है इन्फ्लामेशन होने का। क्योंकि किसी भी तरह का एजेंट डायरेक्टली, कोई जैसे पैथोजेनिक एजेंट यहाँ पे आकर के इन्फ्लामेशन करना बहुत मुश्किल है ना। करेगा इन्फ्लामेशन, लेकिन बहुत जल्दी इन्फ्लामेशन करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत दिक्कत है यहाँ पे। इसलिए क्यों इन्फेक्शन दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर होल्ड ही नहीं कर पाता है ना कोई ऑर्गेनिज्म। जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ये अफरेंट आर्टरियोल्स है, और यहाँ पर क्या है कि ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, और ग्लोमेरुलर कैपिलरी में पोर होते हैं, मालूम हो गया आपको। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी पोर होता है, और यहाँ पर मेसेंजियल सेल मिलेंगे, इसमें मेसेंजियल सेल, और उसका नीचे मिलेगा पोडोसाइट सेल, मेसेंजियल सेल्स, एंड देन इसके बाद पोडोसाइट सेल। ठीक है, तो अब पोडोसाइट सेल्स ये इधर से फिर क्या बन जाएगा, कैप्सूल बन जाएगी, इसको बोलते हैं बोमेस कैप्सूल। ये उस समझने के लिए एनिमेटेड डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बहुत छोटे, इतना नहीं होता है, और भी ज्यादा इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया, इधर से क्या होती है, ये बोमेस, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी बना दिए, और इधर नीचे में क्या बन गया, बोमेस कैप्सूल बन गया। यानी यहाँ से ब्लड आता है यहाँ पे, और ब्लड यहाँ से फिल्टर होता है, ब्लड यहाँ फिल्टर होता है, और ब्लड ऐसे फिल्टर होकर के अब ब्लड फिर इधर से क्या होता है, एफरेंट आर्टरियोल से निकल जाता है, इधर से, है ना, इफरेंट आर्टरियोल से।
है ना। इसका स्ट्रक्चर बना दे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। इधर से क्या हो गई इफरेंट आर्टियोल्स, तो इधर से ब्लड क्या हो गया इफरेंट आर्टियोल्स निकल जाता है। तो इसका मतलब कि जो वुमेन्स कैप्सूल होती है इसी में क्या होती है ब्लड फिल्टर होता है। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं यहाँ पे, इस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन कौन सा चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होते हैं यहाँ पे। यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है नॉर्मल कंडीशन में, और यहाँ पर 75 नैनोमीटर इसका पोर होता है। नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं कि जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है यहाँ पर 75 नैनोमीटर है, और ये यहाँ पर क्या होती है निगेटिवली चार्ज होती है। तो जो ब्लड जो भी सब्सटेंस आता है इधर से क्या होगी वही सब्सटेंस पास करेगी जिसका साइज छोटा होगा, या फिर जिसमें कौन सा चार्ज होगी पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो उससे मतलब ज्यादा नहीं हमको, ये सब तो नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़े थे। लेकिन इसी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन होने से क्या होता है कि पोर इसका क्या हो जाएगी डायलेट कर जाएगी थोड़ा सा, और जैसे पोर डायलेट करेगी आसानी से आरबीसी पास करने लगेगा। हिमेचुरिया कुछ प्रोटीन पास करेगा, प्रोटीनुरिया। तो प्रोटीनुरिया एंड हिमेचुरिया मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द नेफ्राइटिस सिंड्रोम। बट नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिस सिंड्रोम में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आरबीसी पास नहीं करेगा, और इसमें आरबीसी पास करता है। और प्रोटीन की जहां बात हो गई तो इसमें 24 घंटा में 3.5 ग्राम से कम प्रोटीन पास करता है यूरिन से, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन ज्यादा पास करता है। मैसिव प्रोटीनुरिया प्रेजेंटिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्राइटिस सिंड्रोम में प्रोटीन पास करता है लेकिन कम पास करता है। चलिए तो हम लोग ये बात देखते हैं कि अब जो यहाँ पर आने वाली कि इन्फ्लामेशन क्यों होता है। तो यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ पर डिजॉर्डर्स होने के कारण ही ये जनरली क्या होगी, इसमें क्या हो गई ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन। ये दो तरह का कंडीशन होगी। पहला इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में क्या होता है, चिल्ड्रेन में क्यों होता है ये इन्फ्लामेशन, उसका टेक्नोलॉजी देख लेते हैं थोड़ा सा। इन चिल्ड्रेन में देख लेते हैं कि चिल्ड्रेन में क्या क्या मिलेगा डिजॉर्डर्स। तो चिल्ड्रेन में देखेंगे सबसे पहला जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है वह है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ, फेरिंजाइटिस होगा या कुछ भी अगर हुआ, या फिर रोमैटिक हार्ट डिजीज का कंडीशन बना अगर बच्चों में, तो कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें एक चीज हम देखते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस का अटैक अगर बॉडी में कहीं भी अगर होता है तो स्ट्रेप्टोकोकस बच्चों में अटैक हुआ होगा स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होती है खास बीटा हिमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का जो एंटीबॉडी होता है वह एंटीबॉडी बॉडी में फॉर्म हो जाता है। और यह एंटीबॉडी क्या होता है कि बॉडी के कुछ ऑर्गन्स पर तो अटैच करता ही है, साथ साथ हमारे ग्लोमेरुलर सेल्स पे अटैच करता है। ग्लोमेरुलर सेल्स पे ये क्या होता है ना, ये एंटीबॉडी आकर के और अटैच करता है। अब ये क्या होगी कि स्ट्रेप्टोकोकस अगर लंबे समय तक स्ट्रेप्टोकोकस का बैक्टीरिया अगर यहाँ पर अटैच रहेगा तो इसका प्रोटीन जो होती है और एंटीबॉडी का प्रोटीन दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी मिक्स हो जाएगी, और इस तरह से सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देगा धीरे धीरे वो प्रोटीन जो होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना करके उसको सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगी डैमेज करेगी। यानी कि ये बात को समझ में आ रही है कि जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का सेल है उसके ऊपर में एंटीबॉडी आकर के डिपोजिट कर जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस का, और वो एंटीबॉडी डिपोजिट करने के बाद इस सेल्स को क्या कर देगा डिजनरेट कर देगा, और वह सेल खराब होने लगेगा धीरे धीरे। यानी कि यहाँ पर यह सेल्स क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी, और खराब होकर के क्या हो जाएगी सेल्स खराब क्यों होती स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के कारण। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो केस का बच्चों में मिलता है वो होता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, यानी बार बार उसको इन्फेक्शन था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का या आरएसडी का प्रॉब्लम था बच्चों को, ऐसा होता है। दूसरा होता है आईजीए कम्प्लेक्स आकर के डिपोजिट होना। कभी कभी क्या होता है कि आईजीए एंटीबॉडी जो होता है बच्चों के खास ज्यादा होता है कि आईजीए एंटीबॉडी जो होता है यहाँ पर मैसेंजर सेल में खास करके आकर डिपोजिट होता है यहाँ पे, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होता है। तो ये जो इन्फ्लामेशन हुई ये भी इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जनरली अधिकांश रिएक्शन जो होती है, अधिकांश जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो होती है उसका मेन कारण होते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, चाहे वो चिल्ड्रन में देखते हैं एडल्ट में देखते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जनरली इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बच्चों में मिलता है। एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में जिसमें कि SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, जिसमें कि कई तरह का एंटीबॉडी बनता है, जैसे न्यूक्लियर एंटीबॉडी है, DNA एंटीबॉडी है। तो वह एंटीबॉडी जो होता है वह आ करके क्या होगा ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन पे या फिर मैसेंजर सेल्स पे या पोडोसाइट पे आकर के क्या कर देगा वो अटैच करेगा, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगी वो जनरली इन्फ्लामेशन डेवलप करेगी। दूसरा जो कारण होती है इन्फ्लामेशन होने का इसमें वो है गुड पास्चर सिंड्रोम। गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होता है कि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का ही एंटीबॉडी बन जाता है, और गुड इसका जो होता है इसका एंटीबॉडी
इसके साथ अटैच कर जाता है। ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगी, इसको ऐसे अटैच करके इसको मारेगा सेल को, और सेल को डैमेज कर देता है। गुड पाचो सिंड्रोम ये भी एक आता है कंडीशन। तो ये जो ऑटो इम्यूनिटी में आता है। कभी कभी ऑटो इम्यूनिटी में जो आता है पोडोसाइट का एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन ऑफ पोडोसाइट, एंटीबॉडी फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर सेल्स। ये सब सारे केस में क्या होता है कि जनरली जो इन्फ्लामेशन जो होती है वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में हो जाता है। तो इस तरह से इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होता है कि जो भी सेल्स है इसका, वह सेल्स का नेचर चेंज कर जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो पोर है वो पोर भी क्या हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी। अब इसके कारण क्या हो जाएगा, ये तो हो गया मेरा मेन इटियोलॉजी। अब जो आता है बात इसका जो सिम्टम क्या आता है पेशेंट में, तो जो पोर के अलग अलग अल्टर होने के कारण क्या होता है कि इस पोर से प्रोटीन पास करता है, तो प्रोटीन होगा, लेकिन क्या होगी, लेस देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो हमें तो मतलब है प्रोटीन से। दूसरा क्या है, हीमैचुरिया, आरबीसी पास थ्रू जिस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ये थे मेन फीचर और मेन फीचर ऑफ द नेफ्राइटिक सिंड्रोम। एंड कॉफी कलर और रेड कलर ऑफ यूरिन प्रेजेंट इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो यूरिन का कलर कॉफी कलर रेड हो जाता है। अगला जो सिम्टम आता है ओडिमा डेवलप। तो एक क्वेश्चन है कि इसमें ओडिमा कैसे डेवलप कर जाएगा। तो इसमें ओडिमा प्रोटीनुरिया के प्रोटीन लॉस होने से नहीं होती है, इसमें ओडिमा डेवलप होता है सोडियम और सोडियम सोडियम के रिटेंशन होने के कारण। सोडियम जो होता है, सोडियम रिटेंशन हो जाता है। सोडियम रिटेंशन क्या होता है कि ये जो होती है आगे चल करके क्या होता है कि डीसीटी से ये रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज होने के कारण क्या होता है, यहाँ से सोडियम का रिटेंशन हो जाता है। सोडियम रिटेंशन का मतलब होता है कि चूंकि अब क्या हो रही है कि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, यहाँ पर ध्यान देना पहले वर्ड से। तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज होने के कारण यहाँ से रेनिन ज्यादा बनेगा, तो फिर क्या होगी, अगला सिम्टम क्या हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा, है ना। तो अब अगला कंडीशन क्या हो जाएगी कि अल्डोस्टेरोन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। अल्डोस्टेरोन क्या करेगा कि डीसीटी से सोडियम को खींच लेगा, सोडियम का अमाउंट बढ़ जाएगा। सोडियम का अमाउंट बॉडी में जब बढ़ेगा तो वाटर का होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो इंटेस्टिशियल स्पेस में क्या हो जाएगी, वाटर का लेवल बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में जो ओडिमा होता है वो और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ओडिमा होता है, दोनों में क्या अंतर है। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में जो ओडिमा होता है वो जनरली सोडियम की वजह बढ़ने से होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो ओडिमा होता है बॉडी में प्रोटीन की कमी होने की वजह से होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा लॉस करता है। तो इसमें जो जनरली होती है सोडियम का रिटेंशन होने के कारण से होता है, तो इसकी वजह से क्या होगी, तो ओडिमा डेवलप करता है। ये सब मेन सिम्टम आता है। कुछ सिम्टम आता है जैसे कि हेडेक होगी, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया वोमिटिंग होती है ना। ये सब क्यों होता है कि यूरिया का लेवल बढ़ने से जनरली होता है। नेक्स्ट आते हैं साइन। नेफ्राइटिस सिंड्रोम का साइन क्या होगा, तो साइन में देखेगा कि पेडल ओडिमा मिलेगा, फेशियल ओडिमा मिलेगा पेशेंट को, ये सब पेशेंट में जनरली देखने को मिलता है। और क्या होगी, अब हम लोग कॉम्प्लिकेशन में आएंगे। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होगी, जब आरबीसी पास करेगा तो क्या होगी, बॉडी में एनीमिया डेवलप करेगा, पहला कंडीशन। और इसमें एनीमिया जो होता है क्योंकि आरबीसी पास कर रही है। दूसरा कंडीशन जो हो रही है, और इसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया होने जनरली ज्यादा मिलता है। माइक्रोसाइटिक क्योंकि आयरन पास कर रहा है, आरबीसी पास कर रहा है, इसलिए माइक्रोसाइटिक एनीमिया मिलता है इसमें। उसके बाद क्या होती है जनरली दूसरा कंडीशन में आपको प्रोटीनेमिया, हाइपोप्रोटीनेमिया मतलब ब्लड में प्रोटीन की कमी होगी, है ना। और इसमें जो प्रोटीन कमी होगी वो सिलेक्टेड नहीं होगी, अनसेलेक्टिवली प्रोटीनेमिया बोलते हैं इसको। अनसेलेक्टिवली प्रोटीनेमिया का मतलब होता है कि कोई भी प्रोटीन पास कर सकते थे, थायरोग्लोबिन प्रोटीन हो गई, बाइंडिंग प्रोटीन हो गई, ग्लोबिन प्रोटीन हो गई। तो जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पढ़ते हैं ना कि सिलेक्टिव प्रोटीन हो गया, जैसे उसमें क्या अल्बुमिन पास करेगा, इसमें क्या होता है कि अनसेलेक्टिव प्रोटीन हो गया होगी। तो कोई भी प्रोटीन इससे क्या हो सकती है, पास कर सकती है। इससे क्या होगी, हार्मोनल डिसऑर्डर होगा, थायराइड डिसऑर्डर होगा, पैराथायराइड डिसऑर्डर हो सकती है, इसमें कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अबनॉर्मल हो सकता है, इसमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी, क्योंकि सब में क्या हो सकती है, इसमें जब हार्मोनल डिसऑर्डर होगी ये सब देखने को मिलता है इसमें। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगी। थायराइड डिसऑर्डर्स, पैराथायराइड डिसऑर्डर्स, बोन डिसऑर्डर्स, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स, है ना, विटामिन डी डिफिशियंसी, ऐसे कई तरह का कॉम्प्लिकेशन नेफ्राइटिस सिंड्रोम में ये सब कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अब जो बात यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब लोग बात आते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो वही होगी ना इसका, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है इसमें। वो लोग उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग आरईओ प्रिंट कराएंगे। आरईओ प्रिंट जब कराते हैं इसमें तो हमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहला कि जो प्रोटीन होगी उसके सामने प्रेजेंट मिलेगा, कितना मिलेगा, 2+ से लेकर के और 3+ तक मिलता है। हाँ, आरबीसी मिलेगा, आरबीसी क्या मिलेगा, न्यूमेरस, क्योंकि इसमें आरबीसी क्या होता है, पास करता है ना, तो इसलिए आरईओ प्रिंट में क्या देख सकते हैं। अगला टेस्ट हम लोग क्या करेंगे, ब्लड यूरिया। ब्लड यूरिया का क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ा रहेगा, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा रहेगा, क्योंकि ये सब कंडीशन आता है। अब अगला जांच क्या कराएंगे, एएसओ टाइटर पॉजिटिव मिलेगा इसमें, क्योंकि एंटीबॉडी उसको ये तो देख लेते हैं।
इस बार न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट एसएलई में कराते हैं, पॉजिटिव मिलेगा, है ना। उसके बाद एंटीबॉडी ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन क्या होता है कि पॉजिटिव मिलेगी, तो ये सब जांच हम लोग करा के देख सकते हैं। इसके बाद जो किडनी फंक्शन टेस्ट में अगर हाँ सोडियम, सीरम सोडियम, ये आपको क्या आ जाएगा, बढ़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा सीरम सोडियम। और इसके बाद हम लोग आईबीपी करा के देख सकते हैं, आईबीपी में अल्टर मिलेगा, आईबीपी उसका अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देख सकते हैं, किडनी का साइज में कोई ना कोई अंतर मिलेगी हम लोग। अब जो बात आती है मैनेजमेंट में, इसमें जो लोग क्या कर सकते हैं, तो प्रोटीन डाइट देंगे। इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मेनली जो है मूंग दाल देते हैं। मूंग दाल इज द बेस्ट दाल, बेस्ट जो होती है वो किडनी डिजीज के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। और उसके बाद फिर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और आयरन का टेबलेट देते हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहला ये चीज़ कि उसको इसका ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि जो एंटीबॉडी बन रही है उसके लिए हम लोग एंटीबॉडी थेरेपी, एंटीबॉडी को कम करने के लिए हम लोग जो इम्यूनिटी को कम करने के लिए, इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो चुकी है, उसको कम करने के लिए दवा चलाते हैं। चलिए वो अलग बात होगी, फिर दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे, पहले तो ये काम करना होगा। यही सब हम लोग मेनली हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। और फिर हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, जैसा हम लोग डायग्नोसिस देखते हैं उसके साइड मॉनिटरिंग करते हैं। अगर सोडियम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके कंडीशन से हम लोग पोटासियम को दे करके उसको रिप्लेस कराते हैं वहाँ से। तो इस तरह से मेरा बॉडी में ये नेफ्राइटिस सिंड्रोम का पेशेंट मिलता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चलेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। थैंक्स।